हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ हैं संदीप चक्रवर्ती जो कि एक डिप्लोमेट हैं जिन्हें 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल रिलेशंस में। और इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है इंटरनेशनल रिलेशंस डिप्लोमेसी प्राइमर। ये बुक का कवर आप देख सकते हैं। ये बुक बेसिकली यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए है। और आज इस वीडियो में हम लोग इस बुक का रिव्यू करने वाले हैं। और साथ ही साथ सर के एक्सपीरियंस से भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। वेलकम टू बुक्स सर। थैंक यू अंकित। मुझे बड़ी खुशी है टू पार्टिसिपेट इन दिस इंटरव्यू। और आपके माध्यम से मैं आपके देखने सुनने वालों को भी नमस्ते बोलता हूँ। सर, बुक्स तावा में हम लोग बेसिकली काफ़ी ज़्यादा जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ डील करते हैं, और काफ़ी हार्डकोर कंटेंट जो भी यूपीएससी से रिलेटेड है उन चीज़ों को यूपीएससी एस्पिरेंट्स तक पहुंचाते हैं। तो आज हम लोग बेसिकली इस बुक का रिव्यू करेंगे और देखेंगे कि कैसे यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये बुक बेनिफिशियल हो सकती है। तो आई होप कि आपके पास भी एक कॉपी इस बुक की होगी। हाँ, बुक की कॉपी है। और इनफैक्ट अभी मैं ये बुक की सेकंड एडिशन पे काम कर रहा हूँ। और ओके ओके। काफी फीडबैक मिली है लोगों से। हम्म। और लोगों ने कुछ रिव्यूज भी मीडिया में आई थी। तो कुछ लोगों ने कहा कि इसमें ये चीज रेलिवेंट है, ये शायद आप निकाल सकते हैं फ्यूचर एडिशन में। और पहली बार ऐसी किताब निकली थी तो कुछ एरर्स भी आए हैं। तो उनको हम्म। उनको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये भी देखेंगे कि ये बुक देखिए एस्पिरेंट्स के लिए तो जरूरी है, बट मेरा थोड़ा ऑडियंस बड़ा है उससे। कि जैसे भारत इतना ग्लोबलाइज्ड कंट्री है, भारत इतना बड़ा इकोनॉमी दुनिया का बनने जा रहा है। तो जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उसके बारे में जानना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल डीलिंग्स को समझना जानना भारत के सभी लोगों के लिए एक तरीके से अनिवार्य होता जा रहा है। तो मेरा आइडिया ये था किताब लिखने का कि एक जगह पे सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एकत्र कर सकूं। इस टाइप की प्राइमर मैंने पहले तो नहीं देखी थी। जो किताबें हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। उतना एक पर्टिकुलरली प्रीलिम्स में लोगों को इतना समय भी नहीं होता, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन जिस तरह के आ रहे हैं, कहीं से भी आ सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। और एस्पिरेंट के पास समय कम होता है। तो एक नजर मार लेना, आइडिया लेना कि हाँ ये ऐसा है वैसा है। तो ये इसका उद्देश्य था। और मेरे को काफी फीडबैक मिला है इस किताब के बारे में। और मैं कोशिश कर रहा हूँ नेक्स्ट एडिशन में इसको और थोड़ा हम सुदृढ़ बनाएं। हाँ। इनफैक्ट हम लोग भी कोशिश करेंगे कि अगर यहाँ पर इस इंटरव्यू के थ्रू कुछ फीडबैक्स आप इस चीज़ के थ्रू ले सकें और नेक्स्ट एडिशन में इसको और बेटर करने की कोशिश करें, तो विल ट्राई टू डू दैट एज वेल। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जब इस बुक के बारे में बुक को लिखना शुरू किया था फॉर द फर्स्ट एडिशन, तो उस समय आपकी प्रिपरेशन क्या थी बेसिकली इस बुक को लिखने की, क्योंकि आप तो ऑलरेडी 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तो यू नो सो मच इन द इंटरनेशनल रिलेशंस फील्ड। बट आपने स्पेसिफिकली इस बुक के लिए क्या प्रिपरेशन की? देखिए ये मैं ना न्यूयॉर्क पे पोस्टेड था। और वहाँ पे आपको मालूम है न्यूयॉर्क एक तरीके से विश्व की राजधानी है। वहाँ पे यूएन है, फिर अमेरिका में बहुत बड़ा एक शहर है। तो वहाँ बहुत डिप्लोमेट से मिलता था। और मेरे दिमाग में ये जहन है कि काफी किताबें इंटरनेशनल रिलेशंस पे और बायलैटरल रिलेशंस पे लिखी गई हैं, लेकिन कोई ऐसा गो टू बुक नहीं है जिसमें गूगल के अलावा आपके पास कोई और माध्यम नहीं है जो थोड़ा सा पता चले कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। कई सारी चीजें अपने को भी पता नहीं चलती थे, और ये नए नए उभर उभर के आ रही हैं रोज रोज नए नए चीजें। तो हम्म। मेरे मन में ये जहन में ये था कि हमको कुछ लिखना चाहिए। तो करीब 3-4 साल पहले मैंने एक आउटलाइन लिखी थी, लेकिन मुझे समय नहीं मिल पाया इसको किताब के रूप में परिवर्तित करने का। उसके बाद मैं कुछ यूपीएससी एस्पिरेंट से मिला, और वो बोले कि वो आईआर और इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने तैयारी करी है। और मैं कुछ अपने यंग कलीग से भी मिला, वो भी इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिटिकल साइंस पे उन्होंने पढ़ के यूपीएससी क्लियर किया था। तो मुझे उनको जब मैंने ये आइडिया रखा कि ऐसा कोई किताब रख सकते हैं क्या, तो उन्होंने कहा कि हाँ हम कर सकते हैं। तो मैंने दो लोग हैं इसमें, इस किताब के मैंने एक्नॉलेज भी किया है। एक एस्पिरेंट, एक तो डिप्लोमेट ही बन गई है। उन्होंने अपाला और उसके साथ
राजीव मेरे साथ ने काम किया था, उसमें है, आप देखेंगे तो राजीव उनको करके ना? मैंने, हाँ, तो हम्म। उन्होंने मेरे को बड़ा मदद करा, और उससे ये किताब उभर के आई, ऋषभ। तो फिर मैंने, उन्होंने थोड़ा उस पर काम किया, फिर मैंने भी उस पर और काम किया, कुछ और मैं पब्लिशर्स के पास भी गया, तो सबने कहा कि हाँ, ये किताब और निकल सकती है। कुछ पब्लिशर्स ने और आइडियाज भी दिए, फिर लेकिन वो एक टाइम पीरियड होता है यूपीएससी का, तो फिर मैंने कहा कि नहीं, कुछ तो निकाल ही देते हैं ताकि लोगों को फायदा हो, और फ्यूचर एडिशंस में इसको और थोड़ा अच्छा बना पाएंगे। तो सर अभी जो ये फर्स्ट एडिशन है, इसका कट ऑफ डेट क्या है? मतलब कब तक आपने इस पर काम किया था, सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड कि इसमें इस मंथ या फिर इस ईयर तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? इसमें फरवरी एंड तक की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, अपडेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, और मार्च में किताब निकली थी, तो अच्छा। काफी अप टू डेट है। जैसे इसमें यूक्रेन वॉर पे भी है, और यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस, कई सारे जो लेटेस्ट चीजें हुई हैं विश्व में, उसको इसने कैप्चर कराया था। लेकिन ये एक मूविंग टारगेट है, आपको पता है, रोज हर रोज कुछ ना कुछ नया हो रहा है विश्व में, तो दैट वे अपडेटेड है, और न्यू एडिशंस में और अपडेटेड होगा। बट इसमें कई सारी ऐसी चीजें भी हैं, हर समय आदमी को कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हाँ, जी जैसे जी। इस बार एक क्वेश्चन आया यूपीएससी में फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में, हम्म। तो फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स मैंने इस किताब में जिक्र किया था। तो हम्म। कोई भी इसको अगर एक नजर मार लिया होता, उसको पता होता कि यार ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट्स है क्या चीज। राइट राइट। लेकिन यस। अगर आप जनरली बात करेंगे किसी को, नॉर्मली एक जनरल स्टडीज के स्टूडेंट को फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट क्या चीज है आइडिया ही नहीं होता है। राइट। हम्म। ओके। सो जैसा कि मैंने सर बोला कि इस बुक को हम लोग थोड़ा रिव्यू करेंगे कि करंटली यूपीएससी प्रिपरेशन के पर्सपेक्टिव से यूपीएससी एस्पिरेंट्स इस बुक को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर क्या हम लोग सिर्फ सिर्फ ये बुक पढ़ के यूपीएससी के एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए जा सकते हैं, या फिर कोई एडिशनल सोर्सेज भी हम लोगों को लगेगा, या फिर क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए क्या अप्रोच होगी, तो उसके बेस पे हम थोड़ा सा इस चीज़ को रिव्यू कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या सर, जैसे आई हैव ओपन्ड सम ऑफ द क्वेश्चंस जो कि प्रीवियसली मेंस में पूछे गए हैं इंटरनेशनल रिलेशन से। तो अभी हर साल मतलब 3 से 5 क्वेश्चन के आसपास आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। और अभी लास्ट ईयर 2022 में कुछ 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो उनमें जैसे एक क्वेश्चन है कि डू यू थिंक दैट बिम्स्टेक इज अ पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन लाइक द सार्क? So what are the similarities and the dissimilarities between the two, and how are Indian foreign policy objectives realized by forming this new organization? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं, तो आई वाज जस्ट चेकिंग लाइक हाउ टू एड्रेस दिस थ्रू दिस बुक। तो बिम्स्टेक के बारे में आपने पेज नंबर 75 पर इंफॉर्मेशन दी है। So I'm going to that particular portion. So when I see this particular section, तो बिम्स्टेक के बारे में आपने एक चार्ट भी दिया है यहाँ पर, और उसके अलावा आपने मेंशन किया है कि बिम्स्टेक जो है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। लेकिन सर यहाँ पर जिस तरह की एक्सपेक्टेशन यूपीएससी एग्जाम में रहती है, वो एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं चीज़ों को। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा है कि बिम्स्टेक और सार्क में पैरेलल ऑर्गेनाइजेशन की तरह क्या क्या सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज हैं, तो बेसिकली कंपेयर करना है। तो इस तरह का कंपैरिजन अगर मान लीजिए एक एस्पिरेंट इस बुक को पढ़ता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को वो किस तरह से अटेम्प्ट कर पाएगा? हाँ, नहीं, इसमें देखिए, ये आपने अगर ध्यान दिया हो, ये एक प्राइमर है, ये मैं किताब भी नहीं कहता हूँ। इसमें ये एस्पिरेंट के दिमाग में कॉन्सेप्ट्स एंड आइडियाज डालता है। हम्म। और तो इसमें आप देखेंगे कि सार्क का भी जिक्र है और बिम्स्टेक का भी जिक्र है। तो आपने जो एक बात कही कि इसमें और भी कहाँ पे सपोर्टिंग किताबें हो सकती हैं, वो हम्म। जानना जरूरी है। तो अगर किसी को कोई उसने बिम्स्टेक पढ़ा और उसके बाद उसको एक बिम्स्टेक के बारे में और थोड़ा इन डेप्थ जाना हो, तो उसको सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन एंड क्वेश्चंस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं कभी ये नहीं कहना चाहूंगा कि इसको पढ़ के इसके एनालिटिकल क्वेश्चंस
एक स्टूडेंट आंसर कर पाएगा। लेकिन अगर उसने दोनों सार्क और बिम्स्टेक पढ़ा होगा उस, क्योंकि देखिए यूपीएससी के जो एस्पिरेंट है उसके दिमाग में एक प्रेशर, टाइम प्रेशर रहता है। तो लेकिन लड़की बहुत चतुर है, उसको मालूम है एनालिसिस करना। तो अगर उसने दोनों चीजें पढ़ी हैं और डिटेल में नहीं भी गया है, वो उस टाइम पे उसको वहीं पे वो आंसर उसका लिख पाएगा, मेरा ये मानना है। बट आई डोंट say that this will be enough to answer this kind of a question, but it will give an introduction to the subject. आई थिंक सर सार्क मतलब ग्रुपिंग्स में यहाँ पे सार्क भी आई थिंक मेंशन नहीं है, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू इट। तो सार्क भी मे बी आप नेक्स्ट एडिशन में उसके बारे में भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हाँ, तो मतलब आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू वन और टू क्वेश्चंस, आई जस्ट लुक एट वन और थ्री। प्लीज डू, मेरे लिए भी अच्छा है। हाँ, yes yes, so it will be acting as a feedback for the next edition. yes, तो लाइक हम लोग अगर 2021 में देखें तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिटिकली एग्जामिन द एम्स एंड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एससीयू। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट, व्हाट इंपॉर्टेंस डज इट होल्ड फॉर इंडिया। तो हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स एम्स की बात कर रहे हैं और इंडिया के लिए इसका क्या स्पेशल इंपॉर्टेंस है, उस चीज को हम लोगों को लिखना है। तो इस तरह की एक्सपेक्टेशन जनरली रहती है। तो एससीओ के लिए आपने 95 पेज पे डिटेल्स दी हैं। तो अगर मैं 95 पेज पे जाऊं तो बहुत ही कंसाइज वे में आपने मेंशन किया है कि एससीओ के मेंबर्स कौन है, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स और वो चीज़ थोड़ी सी मिसिंग है। तो आई फेल्ट कि मतलब थोड़ा सा ना चीज़ों को हमें डिटेल में अगर एक्सप्लेन करेंगे तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर, बिकॉज आपने कवर काफ़ी कुछ किया है इसके अंदर, लेकिन थोड़ी सी जो डेप्थ है उसमें हमें जाना पड़ेगा काफ़ी सारी जाना चीज़ें। पड़ेगा। नहीं, वो बात आपकी सही है। वही है, एक एक असमंजस में आदमी रहता है कि डेप्थ में ज्यादा जाए कि ब्रेड्थ में ज्यादा जाए। तो एक हाँ, बैलेंस लाना बहुत जरूरी है, पहले। क्योंकि हम ओवरलोड भी नहीं करना चाह रहे थे। बट देखिए, जी। ये जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के मेंस के क्वेश्चन, नहीं नहीं, जनरल ये स्टडीज सर मेंस, हाँ जीएस टू, जनरल स्टडीज मेंस। हाँ जनरल स्टडीज के हैं। और हाँ, उसी तो उस नहीं तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा और डिटेल में एस्पिरेंट को पढ़ना अच्छा पड़ेगा, अच्छा, हाँ तो क्योंकि वो एक पर्सपेक्टिव नहीं क्लियर करना जरूरी है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज किया था। नहीं, बहुत 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 सही प्रश्न पूछ रहे हैं आप इस बारे में। हाँ, जी और जी। पूछिए, और एक दो अच्छा, सवाल। और आगे ठीक है। तो इसके बाद हम लोग जैसे 2000 थोड़ा और पीछे चले जाते हैं। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा था। ओके, सो यहाँ पर है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इकोसॉक, एक्सप्लेन डिफरेंट फंक्शनल कमीशंस अटैच्ड टू इट। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम लोग इकोसॉक को देखें तो आपने पेज नंबर 57 में मेंशन किया है इकोसॉक के बारे में। और यहाँ पर भी थोड़ा कंसाइज में आपने यहाँ पे उसके ऑब्जेक्टिव्स तो मेंशन किए हैं, लेकिन यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है कि उसके फंक्शनल कमीशंस के बारे में भी डिटेल्स होनी चाहिए। लाइक उसके जो फंक्शनल कमीशंस है रिलेटेड टू वुमेन सिक्योरिटी, वो सारी चीज़ों को भी यूपीएससी की एक्सपेक्टेशन है। तो मतलब यूपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है, ये मेरी मतलब पर्सनल अंडरस्टैंडिंग भी है कि वो एक्चुअली ये टेस्ट करता है कि एस्पिरेंट एक्चुअली में इंटरेस्ट के साथ चीज़ों को पढ़ रहा है कि नहीं, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल इंटरेस्ट मतलब डेप्थ, तो वो चीज़ एक रहती है यूपीएससी के पेपर्स में जो मैंने नोटिस किया है। नहीं, बात आपकी बहुत सही है, एंड बिल्कुल मैं उस पर तवज्जो दूंगा। और मैं ये कहूंगा कि इस प्राइमर की जो लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव रहा है, वो है कि ब्रेड्थ रखना। ब्रेड डेप्थ तो में है। ये नहीं जाता है, हाँ, लेकिन ब्रेड मैंने चेक आपके किया है। सुझाव अनुसार ये जाना पड़ेगा इसमें। जी जी जी। इनफैक्ट कुछ चीज़ें जो एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकती हैं वो है कि यहाँ पर काफ़ी पिक्चर्स का भी यूज़ किया है आपने, तो इट क्रिएट्स अ विजुअल मेमोरी। और काफ़ी ग्राफ्स भी जहाँ पर पॉसिबल हैं, तो उन चीज़ों को भी आपने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो दैट्स गुड। और काफ़ी सारी जगह पे आपने मैप्स के थ्रू चीज़ों को समझाया है। सो आई कैन शो, सो दीज इट मेक्स अ कलरफुल बुक। और काफ़ी ब्रेड कवर्ड है, तो इट कैन रियली हेल्प।
एट सम पॉइंट, बट आई थिंक इसके साथ में थोड़ा सा अगर इंटरेस्ट इसके साथ आता है एंड यू सर्च ऑन द इंटरनेट, इट विल एक्चुअली क्रिएट अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड ये जो अगर प्रीवियस क्वेश्चन यस क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करके अगर हम्म। उस इसमें जो मटेरियल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो संक्षिप्त में आदमी या जो भी एस्पिरेंट है वो इस आंसर को लिख पाएगा। सर मेरा एक सजेशन भी है, क्योंकि आप नेक्स्ट एडिशन पे काम कर रहे हैं, तो सजेशन है कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि जब भी कोई चैप्टर वो पढ़ें तो उसके एंड में उसके मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस और प्रीलिम्स रिलेटेड क्वेश्चंस अगर मेंशन कर दिए जाए तो इट इज़ अ रेडी रेकॉनर कि कौन कौन सी चीज़ें उसने पढ़ी और कौन कौन सी चीज़ें उसके थ्रू वो कर पा रहे हैं। सो दैट एक्चुअली हेल्प्स। और अगर यस, सिलेबस का, हाँ, तो इस तरह से काफ़ी हेल्पफुल रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट हम लोगों ने जब शुरू करी थी तो वो आइडिया था करने का, वो किया भी था हम लोगों ने फर्स्ट ड्राफ्ट में। बाद में हम्म उसको हमने हटा दिया क्योंकि उसमें फिर इट वाज गेटिंग डिलेड, द प्रोजेक्ट वाज गेटिंग डिलेड। बट आई हम्म। एम श्योर नेक्स्ट एडिशन में पब्लिशर्स विल लुक इनटू दैट। ओके, परफेक्ट। तो सर अभी हम लोग इस इंटरव्यू के सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, जहाँ पे हम लोग आपके एक्सपीरियंस से काफ़ी कुछ सीखना चाहेंगे, बिकॉज आप एक बिल्कुल। ट्रेन डिप्लोमेट हैं और मतलब 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और डिप्लोमेसी तो एक ऐसी चीज़ है जो कि हर लेवल पे हर इंसान के लिए ज़रूरी होती है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें शेयर कर सकते हैं जो एक कॉमन पीपल आमतौर पे आम जिंदगी में यूज़ कर सकता है। देखिए, डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस में जो अंतर है वो इंटरनेशनल रिलेशंस है कि दूसरे देशों के साथ संबंध, और डिप्लोमेसी है कि उस संबंध को कैसे हम कार्यान्वित करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में। इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे लोगों के लाइफ्स को अफेक्ट करता है। हम्म और हम लोग कई बार वाकिफ भी नहीं होते हैं अब, लेकिन कोई भी कई सारी चीजें होती हैं जो इसलिए संभव है क्योंकि डिप्लोमेट्स आर वर्किंग डे इन डे आउट और हमारे संबंध अच्छे हैं। और जहाँ पे कई कई बार ऐसा अनुभव होता है कि कोई चीज हो नहीं रहा है, तो उसमें फिर ये अगर आप थोड़ा सा अगर हम गहराई में जाएंगे तो ये पता चलेगा कि इस देश के साथ शायद हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। तो हमारे उद्देश्य लक्ष्य ये है कि जो हमारे कॉमन सिटीजन्स हैं उनको भरपूर फायदा हो भारत के अच्छे संबंध दूसरे देशों के साथ जो है उससे। तो ये हमारा बेसिकली ऑब्जेक्टिव है। डिप्लोमेसी ये इंश्योर करती है कि फॉर इंस्टेंस मैं आपको उदाहरण दूं कि अगर कोई एक नागरिक भारत का विदेश जाता है तो उसको पासपोर्ट मिले, उसको वीजा मिले, वो एक जो प्लेन में चढ़े तो प्लेन जो फ्लाई कर रही है वो सुरक्षित तरीके से फ्लाई कर रही है, जो वो दूसरे देश में पहुंचता है इंसान उसको वहां पे कोई दिक्कत नहीं होती है, और अगर दिक्कत होती भी है तो भारत के जो राजदूतावास है उसको वो मदद पहुंचाए। तो रोजमर्रा की जिंदगी में डिप्लोमेसी लोगों को अफेक्ट करता है। तो ये एक बहुत लोगों को अंदाज नहीं है, और लोग समझते हैं कि एक ऐसी चीज है जो हमारे डे टू डे लाइफ को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन ये बहुत डे टू डे लाइफ की को अफेक्ट करता है। और भारत जैसे बड़ा इकोनॉमी बन रहा है और विश्व में भारत का स्थान जल्दी मतलब करता ही जा रहा है उस, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हम अगले कई वर्षों में हो जाएंगे, कुछ वर्षों में। तो तब ये जो डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल रिलेशंस का महत्व और बढ़ जाएगा। भारत की इकोनॉमी के 50% के करीब विदेशों से आता है, विदेश के साथ आपका वाणिज्य से आता है, इन्वेस्टमेंट से आता है, रेमिटेंसेस से आता है। तो जी। और ये जो शेयर है पहले कम था, तो हम लोग इनवर्ड लुकिंग थे, अब जब हम आउटवर्ड लुकिंग हो रहे हैं तो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी की समझ रखना मुझे लगता है हर भारतीय के लिए जरूरी है। जी। और फॉरेन सर्विस एक छोटा सा अंश है उसका। डिप्लोमेसी खाली हम लोग नहीं करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, स्पोर्ट्स के थ्रू भी होता है। कल हम्म। भारत मले इंडोनेशियन ओपन में भारत के 2 खिलाड़ी जीत के आए हैं, वो भी भारत के लिए स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी कर रहे हैं। जी। तो कई रूप से होता है, हम लोग टेस्ट मैच खेलते हैं, जीतते हैं तो हमारे देश का नाम उजागर होता है, तो वो भी डिप्लोमेसी करते हैं। तो सारे लोग इसमें जुड़े हैं। तो बेसिकली ये होता है काम कि दूसरे देशों के साथ हम संबंध अच्छा रखें, सहूलियत बनाए भारतीय नागरिकों के लिए, अपॉर्चुनिटीज बनाए, अवसर बनाए भारतीयों के लिए, ताकि भारत की इकोनॉमी और भारत की जो प्रगति है वो बरकरार रहे। जी। जी। सर एक क्वेश्चन मेरा अपना पर्सनली क्वेश्चन है, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई भी इंसान किसी दूसरे देश में जाता है
एज अ विजिटर या फिर काम के लिए या फिर कुछ समय के लिए रहने के लिए, तो उस समय उनको किस तरह की दिक्कत में वहाँ के काउंसलेट और एम्बेसीज को अप्रोच करना चाहिए? इंडियन एम्बेसी को किस किस तरह की दिक्कतों में अप्रोच किया जा सकता है? देखिए, एक तो जो रोजमर्रा हम देखते हैं डे टू डे बेसिस पे, वो एक होता है कि कहीं गए और हमारे चोरी, पासपोर्ट गायब हो गया हम्म। और पैसे गायब हो गए, चोरी हो गई। कई बार होता है एक्सीडेंट हो जाते हैं, हम्म। भारत से बहुत लोग बाहर जाते हैं। तो डेली बेसिस पे ये घटनाएं होती हैं, ऐसा नहीं कि हमें नहीं हुआ तो होता नहीं है, नहीं, ये रोज होता है। इनफैक्ट डे टू डे बेसिस पे हम तो उनके मान लीजिए कोई किसी का देहांत हो गया, उसके पार्थिव शरीर को भारत लाना, उसको मदद करना, हॉस्पिटल में उसको मदद करना, कोई क्राइम हो जाता है वहां पे मदद करना। अभी मान लीजिए पिछले अभी एक वीडियो निकला हुआ है ऑपरेशन गंगा पर। उसमें हम्म। क्या हुआ कि भारत के छात्र, 22,000 छात्र यूक्रेन युद्ध में फंस गए थे, यूक्रेन, उनको हम्म। वहां से निकालना। हम्म। ठीक है, वो एक बहुत बड़ा एक्सरसाइज किया भारत ने। तो मान लीजिए कोई कहीं स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। अभी एक मुद्दा कनाडा में चल रहा है, वो स्टूडेंट्स चले गए और पता चला वो जो यूनिवर्सिटीज है वो रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। तो ऐसे ऐसे चीजों में लोग, भारतीय दूतावास लोगों को मदद करती है। ये तो नेगेटिव टाइप ऑफ मदद हुआ, बट पॉजिटिव भी करती है। तो भारत के जो बिजनेसमैन जाते हैं उनके लिए मीटिंग्स जुगाड़ करना, टूरिस्ट को एनकरेज करना भारत आने के लिए, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। एक प्रधानमंत्री का वो है नारा है, TTT, ट्रेड टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म, उसको प्रमोट करना। तो इस इन चीजों में भारत की दूतावास लोगों को मदद करती है निरंतर। एक्चुअली हम लोगों ने भारतीय दूतावास के बारे में ज़्यादातर तभी सुना है जब कोई मेजर इंसिडेंट हुआ हो, राइट? जैसे कि कुछ इंसिडेंट्स आपने मेंशन भी किए, लेकिन जैसे कि आपने बताया कि छोटे मोटे इंसिडेंट, जैसे कि मान लीजिए आप यूएस जाते हैं और वहाँ पर आपका बैग चोरी हो जाए, तो उस चीज़ों के लिए भी अप्रोच किया जा सकता है। ये चीज़ मुझे नहीं पता थी। इनफैक्ट इस तरह का एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ भी है। तो मैं स्पेन जब फर्स्ट टाइम गया, तो वहाँ पर आपने ट्रॉली पर बैग रखा और बेल्ट से बैग लेना था दूसरा, तो जब तक आप वापस आए तो देखा तो आपका बैग गायब है। तो लेकिन इस तरह के इंसिडेंट में मुझे नहीं पता था कि एम्बेसी भी मदद कर सकती है, क्योंकि आप जनरली आसपास के जो पुलिस स्टेशन है वहां पर कंप्लेन करते हैं। तो नहीं नहीं, एम्बेसी कई जगह मदद करती है। कई जगह एम्बेसी के हस्तक्षेप से गुम हुई चीजें या चोरी की गई चीजें वापस भी मिलती है। हाँ। हाँ। और लेकिन अगर आपका पासपोर्ट गुम हो गया, टिकट गुम हो गया हो, तो उसमें भी हम लोग मदद करते हैं। तो डिपेंड करता है, कई बार आप ऐसी चीज, छोटी मोटी चीज हुई हो तो फिर हम्म। जो गया है वो समय क्यों बर्बाद करें। हाँ। लेकिन कई बार लोगों के को ज्यादा हानि होती है तो लोग करते हैं संपर्क, हर समय करते हैं। ओके। हम्म। ठीक है। तो ये संपर्क की सर कोई हेल्पलाइन रहती है हर एक कंट्री की, या फिर लोग डायरेक्टली यू हैव टू विजिट दैट प्लेस? नहीं, वो हमारे भारत के हर दूतावास और ट्विटर पे, फेसबुक पे और वेबसाइट उन पे है। आप एक ट्वीट कीजिए, आपको तुरंत संपर्क हो जाएगा। इनफैक्ट मतलब ट्विटर एक बहुत पावरफुल माध्यम है मदद मांगने के लिए। और उसको हम्म। मैं चाहूंगा कि आप लोग कहें कि उसका प्रयोग करें। किसी भी दिक्कत में आए तो आप अपने एम्बेसी को फोन भी कर सकते हैं। हर वेबसाइट पे एक हेल्पलाइन नंबर होता है। हर हम्म। एम्बेसी पे 24 आवर्स भारतीय नागरिक के लिए वो फोन खुला रहता है, मोबाइल फोन रहता है, लोग फोन करते हैं और मदद ले सकते हैं। ओके सर, IFS इज वन ऑफ द टॉप मोस्ट सर्विसेज। लाइक लोग आईएएस के बाद जनरली आईएफएस को चूज ही करते हैं, और कई बार तो लोग आईएएस के ऊपर भी आईएफएस को चूज करते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ कि एज एन एस्पिरेंट ऐसी क्या चैलेंजेस हैं और ऐसी क्या मोटिवेशन है जिसकी वजह से लोगों को आईएफएस चूज करना चाहिए? मतलब आपका क्या मैसेज है एस्पिरेंट्स के लिए? देखिए, कई लोग मैं जिनसे मिला हूँ वो IFS चूज करते हैं क्योंकि उनका तजुर्बा अच्छा रहा। और मतलब जिंदगी का तजुर्बा अच्छा रहा। वो इंटरनेशनली ओरिएंटेड है, वो दूसरे कल्चरों के बारे में जानना चाहते हैं। और अभी एक लड़का मेरे से मिला जो लास्ट बैच का IFS टॉपर है। मैंने उससे पूछा, आप क्यों फॉरेन सर्विस ज्वाइन किए? बोले कि मेरे फादर जब नौकरी करते थे, विदेश जाते थे, तो उनको उनका तजुर्बा भारतीय राजदूतावास में बड़ा अच्छा रहा।
तो वो अच्छा। मुझे आके कहते थे मैं इनसे मिला हूँ, इस डिप्लोमेट से मिला हूँ और मुझे बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा और ये लोग बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो उनको उनके फादर को एक वो थी एस्पिरेशन थी कि मेरा बेटा फॉरेन सर्विस में जाए और बेटे ने करके दिखा दिया। तो कई सारे कारण हो सकते हैं। कई लोग इसलिए मैं जानता हूँ कि शुरू से वो चाहते हैं कि वो दूसरे लोगों से मिले, दूसरी संस्कृतियों को जाने, दूसरे कल्चर्स को जाने, इंटरनेशनली ओरिएंटेड होते हैं, वो लोग आते हैं। और कई बार लोग इसलिए भी आते हैं क्योंकि उनको ये चैलेंज अच्छा लगता है। उनको हम्म। लगता है कि ये जो नौकरी है ये अच्छी है, भारत के साथ कर सकते हैं और कई तरीके से ये मतलब इंटरनेशनली ओरिएंटेड है। और जिन लोगों का इस तरीके का थिंकिंग है वो लोग आते हैं। हाँ। तो सर यहाँ पर जब आईएफएस ऑफिसर की तरह आप ज्वाइन करते हैं, तो इसमें कुछ जोन्स वगैरह भी हैं कि मतलब अगर आपने इस जोन में ज्वाइन किया तो आप सिर्फ इन कंट्रीज में ही जाएंगे, या फिर आपने डिफरेंट जोन मतलब जोनल वाइज डिवीजन है, या फिर इट्स लाइक यू कैन बी प्लेस्ड एनीवेयर? नहीं, जोन वाइज डिवीजन नहीं है, लेकिन एक स्पेशलाइजेशन होती है, वो भाषा की स्पेशलाइजेशन होती है। लोग फॉरेन सर्विस ज्वाइन करने के बाद जब ट्रेनिंग करते हैं तो उनको एक कुछ भाषाओं के ऑप्शंस मिलते हैं। जैसे मैंने स्पेनिश लिया था, तो मैं अच्छा। स्पेन गया स्पेनिश भाषा सीखने के लिए। उसके हम्म। बाद मैंने भाषा को अच्छा बनाने के लिए मैंने एक दो और पोस्टिंग स्पेनिश स्पीकिंग रीजन में करी है। तो अब हम्म। मैं अच्छे फ्लुएंट, जैसे मैं इंग्लिश या हिंदी बात करता हूँ वैसे मैं स्पेनिश में भी स्पेनिश में। वार्तालाप कर सकता हूँ। हाँ। ओके। तो वह कुछ लोग चाइनीज लेते हैं, अरेबिक लेते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक दो पोस्टिंग उस रीजन में होता है, उसके बाद आदमी सीनियर हो जाता है तो फिर वैकेंसीज नहीं होती हैं, तो फिर दूसरे एरियाज में मैं फिर कहीं और जगह में गया, मैं न्यूयॉर्क गया, मैं बांग्लादेश गया, कई और देशों में भी मैंने काम किया है और हेडक्वार्टर्स में भी अलग अलग डेस्क पे काम किया। तो फॉरेन सर्विस में वैरायटी है बहुत ज्यादा, तो काम का भी, कभी पॉलिटिकल काम किया है, कभी कमर्शियल काम किया है, कभी मैंने कॉन्सुलर काम किया है, कभी मैं मीडिया को हैंडल किया है। तो तरह तरह के काम होते हैं और तरह तरह के रीजन्स में जाके आप काम कर सकते ओके। तो आप मोस्टली कौन से रीजन्स में रहे हैं सर? हैं। मैं जैसे मैंने कहा, मैं मैड्रिड गया पहले, उसके बाद मैं गया कोलंबिया, लैटिन अमेरिका में। अच्छा। फिर मैं लौट के आया, फिर मैंने भारत में कई सारे डेस्क पे काम किया, यूरेशिया डेस्क पे काम किया, चाइना डेस्क पे काम किया। मैंने प्रेस ऑफिसर भी था, मैं एक मंत्री जी के मैं प्राइवेट सेक्रेटरी भी रहा। फिर मैं बांग्लादेश गया, फिर मैं राजदूत बन के गया पेरू और बोलीविया, और उसके बाद मैं कॉन्सुल जनरल न्यूयॉर्क में था। और अब मैं जैसे यहाँ आया हूँ तो मैं यूरोप डेस्क संभालता हूँ। तो काफी वैरायटी है देखिए, इन सालों में मैंने तरह तरह के जॉब्स किए हैं। नाइस। तो ओके वैरायटी सर। लाने के लिए नौकरी छोड़नी नहीं पड़ती, इसी में ही वैरायटी काफी मिल जाती ओके नाइस। ओके, इट्स नाइस टॉकिंग टू यू सर। और है। थैंक यू। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और आई एक्सपेक्ट कि हम लोग आपके सेकंड एडिशन के बारे में भी बात करेंगे जैसे कि आपका नेक्स्ट एडिशन रिलीज होता है। एंड आई एम श्योर इट विल बी हेल्पिंग अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स एज वेल। यस, मेरा उद्देश्य इस बुक का ये भी था कि मैं फॉरेन सर्विस में एस्पिरेंट्स को अट्रैक्ट करूं। और आपने जो कई सुझाव दिए मुझे तो बहुत अच्छे लगे, एंड आई विल ट्राई टू वर्क ऑन दोज एंड ब्रिंग मोर वैल्यू इन दिस बुक फॉर एस्पिरेंट्स। एंड थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।